एंटी डोपिंग मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। The deliberation is complete. Now I ask the Honorable Minister. वाले हैं, if the House agrees, then we extend the House till the decision of the House is conveyed. Till the bill is ठीक, decision is conveyed and the bill is passed. Time is extended. Honorable माननीय Minister. सभापति जी, राष्ट्रीय डोप रोधी विधेयक के आज की इस चर्चा में माननीय 18 सांसदों ने भाग लिया है। श्री मनोज तिवारी जी, राहुल शिवाले जी, सौगौता राय जी, चंद्रेश्वर प्रसाद जी, भर्तृहरि महताब जी, श्याम सिंह यादव जी, रविंद्र नाथ जी, बीबी पाटिल जी, सुप्रिया सूले जी, राज्यवर्धन राठौर जी, प्रसून बनर्जी जी, लव श्री कृष्णा जी, राम मोहन नायडू जी, नवनीत राणा जी, अपराजिता सरंगी जी, अनुभव मोहंती जी, दानिश अली जी और रवि किशन जी। मैं सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं क्योंकि सभी ने ही इस बिल का समर्थन किया है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ना केवल समर्थन किया बल्कि बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। इसके लिए भी खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए ये जो महत्वपूर्ण बिल लाया गया है, इसके लिए आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार एक बार फिर प्रकट करता हूँ। कुछ बातें जो आपको लगती थी कि बिल में सीधी नज़र नहीं आती हैं, उनको रूल्स का हिस्सा बनाने के लिए उस समय पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बात के लिए भी आपको आश्वस्त करता हूं, जो जो संभव होगा उसको करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय सभापति जी, मैंने शुरुआती समय में कहा था कि भारत खेलों की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीतना आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल थे। डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीतना अपने आप में सबसे बड़े थे। टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतना सबसे बड़ी आज तक के पदक तालिका हमारी थी। और इसी तरह से ही हमारा जो थॉमस कप में भी 73 वर्षों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, ये भी बैडमिंटन टीम ने जीता। लगातार खेलों में हम आगे बढ़ रहे हैं। सौगौता राय जी वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में नहीं कर पाए। मैं इतना ही कहूँगा, 121 वर्ष में अगर एथलेटिक्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है तो नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए करने का काम किया है। जहाँ तक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की बात है सर, हाल ही में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई वहाँ भी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले मेल एथलीट भारत के नीरज चोपड़ा बने। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का दर्जा प्राप्त किया था और 2003 और 2022 में लगभग 19 वर्ष का अंतर है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने किया। मैं पूरे सदन की ओर से नीरज चोपड़ा जी को इस अचीवमेंट पर बहुत बहुत बधाई और भी देता हूं। यही नहीं, हमारे कुल मिलाकर 6 इंडिविजुअल्स फाइनल्स में पहुंचे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, और जिसमें से 3 टॉप 8 में आए और 1 मेडल जीत कर आए जो नीरज चोपड़ा हैं। यही नहीं, पारुल चौधरी जो है उन्होंने आज तक का अपना पर्सनल बेस्ट यहाँ पर स्टीपल चेस में 3000 मीटर में 9 मिनट 38 सेकंड का इसमें दर्ज किया है रिकॉर्ड। माननीय सभापति जी, आखिरकार इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे खिलाड़ियों के लिए अगर डोप टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए भी सुविधा हमारे देश के अंदर हो। 2008 में ये सुविधा देश में बनाई गई थी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी 2009 में इसके गठित किए गए। वर्षों तक इसका कामकाज चला, लेकिन वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त नहीं था। स्टैट्यूटरी दर्जा प्राप्त करने के लिए हमने इसके लिए प्रयास इसमें किया है, क्योंकि भारत को अगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करने होंगे तो अपनी क्षमता को भी टेस्टिंग की बढ़ाना होगा। आपको याद होगा कि 2017 में अंडर 17 फुटबॉल का हमने वर्ल्ड कप यहाँ पर करवाया था। बहुत सफल उसका आयोजन हुआ
और इसी साल अक्टूबर में वुमेन का भी अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत आयोजन करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कल चेन्नई में भारत पहली बार चेस ओलंपियाड करवाने जा रहा है। कल उसका उद्घाटन भी होने जाएगा। ये 44वां चेस ओलंपियाड है, तो भारत एक के बाद दूसरा बड़ा आयोजन कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी क्षमता को भी बढ़ाना है, कानूनी दर्जा भी इसको प्राप्त करना है। और जो NDTL के सस्पेंशन की बात यहाँ पर की गई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी सस्पेंशन हुई थी, उसके कई कारण थे, लेकिन हर संभव प्रयास किए गए और इसकी सस्पेंशन को भी रिवोक करने का काम पिछले वर्ष कर दिया गया है। अब NDTL वापस काम कर रही है। और जब तक ये सस्पेंड थी तब तक हमें यहाँ से एथलीट के सैंपल्स को भी बेल्जियम यानी कि दूसरे देश भेजना पड़ता था। भेजने का खर्चा भी, टेस्टिंग का खर्चा भी 3 गुना से ज़्यादा आता था। अब हमारी अपनी क्षमता भी इतनी है कि हम अपने एथलीट्स का भी कर सकते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का भी आपने टेस्टिंग करने की बात कही, उस पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत वो भी कर सकता है, ये भी अधिकार यहाँ पर होंगे। यही नहीं, ये भी पूछा गया कि आखिरकार रूल्स एंड रेगुलेशन तो थे, वाडा के नियमों के अनुसार ही थे, तो आपको ये स्टैट्यूटरी एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन लाने का क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि जो बाकी देश हैं, US, चाइना, कोरिया और बाकी सब ने ये पहले ही कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया, जापान ने। दुनिया के गिने चुने देशों में से अब एक भारत होगा जिसकी अपना कानून भी होगा और अपनी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी है। इससे भारत की साख भी खेल जगत में और बढ़ेगी। यही नहीं सर, हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने का, उसका सशक्तिकरण भी इसके माध्यम से होगा। जहां एक और 6000 सैंपल्स हम साल भर में आज टेस्ट करते हैं, जब हम कोई बड़ा टूर्नामेंट करते हैं तो लगभग 10,000 की टेस्टिंग हमें कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। तो एक लेबॉर्ट्री से हमारा काम चलने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा ही हमें इसकी क्षमता को बढ़ाना होगा अगर भविष्य में बड़े टूर्नामेंट्स और करने हैं। और मैं सदन में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जो कुछ सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में भी मांग की है या देश के अलग अलग हिस्सों में खोलने की बात कही, भविष्य में ज़रूरत के अनुसार हम और लेबॉर्ट्रीज़ को खोलने का काम भी करेंगे। जो सुझाव आपने दिए हैं हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। राहुल जी, आपने, कृष्णा जी ने और कुछ और सदस्यों ने ऐसी मांग की है, हम उसको लेकर भी इस सबको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि एक बिल्डिंग और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाने में लगभग 70 से 100 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता है। लेकिन पैसे की बात नहीं, ये हमें सुविधाएं भी देनी है और अपनी क्षमता को भी बढ़ाना है। इसमें भारत की सरकार कहीं पीछे नहीं रहेगी, इसका बात विश्वास में आपको पूरी तरह से बताना है। क्योंकि इससे हम दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत, इसको बल हम डोपिंग के टेस्टिंग में भी देने का काम करेंगे, ताकि एंटी डोपिंग हम केवल कानून ही पारित ना करें, टेस्टिंग की क्षमता को भी बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी और मजबूत करने जाएंगे। दूसरा एक इसमें प्रश्न आता था कि कंसल्टेशन कितनी की, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये बार बार मानना है कि कोई भी कानून लाए उसकी वाइडर कंसल्टेशंस होनी चाहिए। हमने जो देश की खेल संस्थाएं हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो या राज्य के खेल संघ हो, वहाँ से लेकर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इसकी वर्ल्ड की एक संस्था है, जो हमारी जिसके रूल्स को देखकर, रेगुलेशंस को देखकर हम बहुत सारे अपने नाडा के रूल्स एंड रेगुलेशन को वहाँ से लिया गया है। और यूनेस्को के भी जो हमने दुनिया भर में जैसे उनकी मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ से भी जो हमें अडॉप्ट करना था वो भी किया गया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी जो रिकमेंडेशंस थी, हमने उसको बहुत गंभीरता से लेकर वापस बिल ये लेकर आए हैं। शायद इसीलिए आप सबका सहयोग समर्थन यहाँ पर मिला भी है। और अगर कहीं पर सुधार और करना है, आपने कहा कि रूल्स में उसको करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम उसको भी वहाँ पर करने का काम करेंगे। क्योंकि यूनेस्को का जो मॉडल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसको भी हमने पढ़ा है और उसको भी इसको फैक्टर इन करने का काम किया है। हमने इसके अलावा जो दुनिया भर के उनके अपने देशों के एंटी डोपिंग एजेंसीज बनाने का राष्ट्रीय कानून बने हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, यूके का, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस का हो, हमने उसका भी अध्ययन करके उससे भी बहुत कुछ प्राप्त करके अपने इस बिल में उसको रखा है।
प्राइवेट लेबोरेटरीज़ की आपने बात कही, निश्चित तौर पर जब हमें अपनी क्षमता बढ़ानी होगी तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट ऐसी लेबोरेटरीज़ की भी स्थापना भविष्य में हो, हम उस दिशा में भी देखेंगे। और इस लेजिस्लेशन के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों के अधिकारों का, उनको भी सेफगार्ड करने का प्रयास किया जाएगा ताकि उनके राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। एक बहुत अच्छी बात हमारी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आई थी कि प्रोटेक्टेड पर्सन्स का इसमें ध्यान रखा जाए। और प्रोटेक्टेड पर्सन है कौन है, इसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई। माइनर एथलीट्स भी हैं, रिक्रिएशनल एथलीट्स भी हैं और हमारे एथलीट विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसको इस पे रखना इसलिए आवश्यक था और इसको रूल्स में इसको समय समय पर डिफाइन इसलिए किया जाएगा। माननीय भर्तृहरि मेहताब जी ने इस विषय को उठाया था और कुछ और यहाँ पर माननीय सदस्यों ने उठाया, क्योंकि वाडा भी समय समय पर अपने रूल्स और रेगुलेशंस में बदलाव लाता है, कभी 3 साल बाद, कभी 2 साल के बाद। तो बार बार सदन को और सदन का कीमती समय ना लेना पड़े, तो हम सुनिश्चित करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको बदलाव करके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किए जाएं और जो समय की मांग हो उसके अनुसार हम करने का काम भी रूल्स के अंतर्गत करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और प्रोटेक्टेड पर्सन्स को रिलैक्स भी इसमें किया गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बॉडी बिल्डिंग की एक बात आई। अब वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो सप्लीमेंट्स भी कई लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स के लिए, उसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सुप्रिया जी और कुछ और सदस्यों ने बात कही। ये चिंताजनक विषय भी है और मैं सदन को बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और फिर कहना चाहता हूँ। ये जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए सप्लीमेंट्स चाहे जिम के बाहर हो या बाकी ऑनलाइन या ऑफ द शेल्फ अवेलेबल हों, इसके बारे में जागरूकता की कमी या टेस्टिंग ना होना, तो इसके बारे में भी हम जो कदम उठाने वाले हैं उसकी मैं डिटेल में आपको आगे जानकारी दूंगा। हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया भी है, इसको मैं आपको बताऊंगा। इस कानून से हमारे एंटी डोपिंग अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ को भी और सशक्त करने का अवसर मिलेगा। सुप्रिया जी ने और कुछ माननीय सांसदों ने यहाँ पर कहा कि आप जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं। पिछले 1 वर्ष के अंदर मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ क्या क्या किया। जब से हमने NDTL की जो सस्पेंशन को रिवोक भी किया, लेकिन साथ ही साथ हमने जागरूकता अभियान भी चलाया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लगभग 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप्स हाइब्रिड फॉर्म में देश भर में 1 साल के अंदर की गई, जो आज तक की शायद सबसे ज़्यादा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ एथलीट्स और एथलीट्स के सपोर्ट पर्सनल जो हैं, इनको अवेयरनेस का कैंपेन भी चलेगा। शिक्षा मंत्रालय के साथ हम प्रयास करेंगे कि राज्यों में भी और देश में भी उनके साथ अपनी बात को साझा करके बच्चों से, विद्यार्थियों से लेकर खिलाड़ियों तक जागरूकता हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी और खेल के टूर्नामेंट्स के समय भी उनको जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि खिलाड़ी ऐसे किसी भी चीज़ का सेवन ना करें जिससे उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। यही नहीं, नाडा ने 3री मीटिंग फंड अप्रूवल कमेटी की होस्ट की और 2nd मीटिंग COP8 ब्यूरो की दिल्ली में यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, यहाँ पर हमने इसका आयोजन भी किया था, जो अपने आप में दिखाता है कि भारत आयोजन भी कर रहा है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इसमें भारत को चेयरपर्सन चुना गया है फंड अप्रूवल कमेटी का, और ब्यूरो का मेंबर भी इसमें चुना गया है। जहां एक और सस्पेंशन थी, वहां से 1 ही साल के अंदर हमने बिल लाने का काम भी किया, टेस्टिंग को और बढ़ाने का काम भी और जागरूकता अभियान को बढ़ाने का काम भी किया है। और नाडा ने 157 लीगल हियरिंग्स को बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किया है और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 ऑर्डर भी पास किए हैं। यही नहीं, FSSAI के हमने साथ उनसे अपने विचार भी साझे किए थे, जो यहाँ माननीय सदस्यों ने उठाए हैं कि ये जो प्रोडक्ट डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल होती हैं उसकी टेस्टिंग हो, हमने उनके साथ भी उठाया है और उन्होंने भी डायरेक्शन देने की बात कही है। लेकिन टेस्टिंग की सुविधाएं भी हों, ये भी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमने जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी MOU साइन किया है, ताकि वो एक टेस्टिंग लैब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए अपने यहाँ पर बना सकें
और जब ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है ये जब अपनी टेस्टिंग लैब बनाएगी तो एक और ताकत भी हमारी बढ़ेगी, ताकि ऐसे सप्लीमेंट्स के खिलाफ हमारी वहाँ पर जांच भी हो और लोगों को जानकारी भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इस सब से क्या होगा, जो हमारे स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं और जो नॉन स्टैंडर्ड्स हैं उसके बीच में जो जानकारी नहीं मिलती कि कौन स्टैंडर्ड वाले हैं कौन नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं, उनकी जानकारी भी इस टेस्ट के माध्यम से मिल पाएगी और इस गैप को, कमी को भी हम पूरा कर पाएंगे। हमने कुछ खास चर्चा तो नहीं चल रही? नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी तैयार किया है, जो एंगेज करने के लिए है कि स्टेक होल्डर्स के साथ इवेंट्स और उनकी वर्कशॉप की जाए। और मैं सदन को ये बताना चाहता हूं कि जो आपने आज जिसकी कल्पना की कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या यूनिवर्सिटी गेम्स हो, यहाँ पर भी डोपिंग के बारे में अवेयरनेस की जाए। इस साल जो हमने चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किया था और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किया, हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और फिजिकली भी वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए अवेयरनेस कैंपेन किया है और इसका सभी खेल और खिलाड़ियों ने बहुत स्वागत किया। हम भविष्य में भी इसको करेंगे, इस बात का आश्वासन भी आपको दिलाना चाहता हूँ। नाडा ने इनिशिएट किया है कि हम ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को करेंगे ताकि हमारी मैनुअल सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम हो और हम अपने सिस्टम को भी ज़्यादा जवाबदेह बना सकें, ऑपरेशंस को भी और पारदर्शी कर सकें और उसमें एफिशिएंसी को भी और बढ़ा सकें। इसलिए पेपरलेस डोप कंट्रोल प्रोसेस हो, इस दिशा में भी हम माननीय सभापति जी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्विज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज हमने इनको भी डेवलप किया है। डिसेमिनेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हमने डेवलप की है ताकि हम और मैसेज भी एथलीट्स तक पहुंचा सकें। NDTL has synthesized 8 reference materials which are used as standards and rarely available at the global level। तो जो दुनिया में अवेलेबल है हम उससे भी आगे जाने का काम भारत में कर रहे हैं और ये तब हुआ है जब हमने नाडा के बोर्ड पर DG की नियुक्ति भी की है और उन्होंने पिछले 4-5 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पर लाने का काम भी किया है। ये सरकार नहीं चला रही, ऑटोनोमस बॉडी है और इनको वहाँ पर भी सशक्तिकरण करने का काम, जहाँ पर उनको लगता हो कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, नियमों को में और सुधार करना है, उस तरह से भी उनको स्वतंत्रता वहाँ पर दी गई है और सशक्तिकरण करने का काम भी किया गया है। आगे इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को और बढ़ाया जाए तो NDTL ने एक ड्राफ्ट MOU IIT दिल्ली के साथ भी कोलैबोरेशन करने के लिए किया है। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और बातें जो यहाँ पर आई, राममोहन नायडू जी ने कहा था कि फॉरेन एथलीट्स पर क्या लागू होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ की फेडरेशंस भी हमें यहाँ पर कह सकते हैं, उनकी टेस्टिंग भी यहाँ पर करवा सकती है और जो टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग भी यहीं पर ही होगी। वैसा भी एक प्रावधान यहाँ पर हमें इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाना भी है। और थर्ड पार्टी सैंपल कलेक्शन के लिए भी हमने पारदर्शी तरीके से, ताकि किसी को ये शंका ना हो कि उसका सैंपल लिया तो रास्ते में कहीं खराबी हो, इसको भी हम बहुत फुल प्रूफ तरीके से करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी करने वाले हैं। दूसरा कहा गया कि सरकार ने वाडा के जो बोर्ड है उस पर CEO की नियुक्ति या DG की नियुक्ति सरकार कैसे करे, ये वाडा के रूल्स के अनुसार ही नाडा के DG की नियुक्ति हमने यहाँ पर की है, ऐसा मैं सदन को बताना चाहता हूँ। जो आपके नियम कहते हैं और हमारा कानून कहता है उसके अनुसार इसकी नियुक्ति की है। और ऑस्ट्रेलिया के भी स्पोर्ट्स मंत्रालय ने नियुक्ति की थी, यहाँ तो सरकार ने वहाँ पर नियुक्ति करने का काम किया है। दूसरा, सर्च एंड सीजर की आपने बात कही, ये इसलिए भी करना पड़ा कि उसके बिना तो बगैर किसी अधिकार के ये शायद एडुकेट लीगल अथॉरिटी बन ना पाती, तो इसको दिया है। मैं ये भी आश्वस्त सदन को करना चाहता हूँ इसका कोई भी दुरुपयोग ना हो, इसका हम सब प्रयास करेंगे क्योंकि खिलाड़ियों के ही हित में है। ये किसी को राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, ये खेलों में सुधार और खिलाड़ियों को नशों से दूर रखने के लिए, उस दिशा में डोपिंग से दूर रखने के लिए क्या। सॉरी सर, नहीं सर, इसका उन्होंने कहा कि थोड़ी चिंता की जाए कि ऐसा कुछ ना हो सर्च एंड सीजर के लिए,
तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और ऐसा संभव नहीं होगा। दूसरा, बजट की बात की गई। सर, मात्र 4.5 करोड़ रुपया एनडीटीएल के लिए बजट होता था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 21.5 करोड़ रुपया, लगभग 5 गुना ज़्यादा इसको करने का काम किया है। लेटेस्ट इक्विपमेंट भी इस पे हमने इंस्टॉल कर दिए, वहाँ पे भी फंड्स का कोई कमी नहीं आने दी, वो भी किया है। और नाइपर और CSIR के साथ भी कोलैबोरेशन की है कि देश में जितने भी साइंटिफिक एजेंसीज हमारी ऐसी संस्थान हैं उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। IIT से लेकर, नाइपर से लेकर, CSIR से लेकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सर इन सबके साथ हमने एग्रीमेंट और कोलैबोरेशन करने का काम किया है ताकि इस दिशा में हम दुनिया के पीछे ना जाएं। वी शुड नॉट फॉलो द वर्ल्ड but we should become the world leaders in the coming years, not only for the Indian athletes but for the globe. We should be the leaders in that region. दूसरा सर, अगर हम देखें तो एशियन रीजन में भी गिने चुने लोग ही जिनके पास टेस्टिंग लैब्स हैं। भारत केवल देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट है वो दुनिया के मुकाबले 1/3 या 1/4 होगी, तो हम बहुत इफ़ेक्टिव भी हो सकते हैं। ना केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि दुनिया भर की संस्थाओं के लिए भी एक हब भारत बन सकता है। उस दिशा में भी हम काम करेंगे। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम वाडा की एक्रेडिटेड लेबॉर्ट्रीज के साथ भी जापान, जर्मनी, स्पेन के साथ कर रहे हैं। राहुल जी ने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात कही थी कि आप एजुकेशन अवेयरनेस, उस पर मैंने काफ़ी विस्तार में राहुल जी यहाँ पर कहा है। और नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की बात भी मैंने यहाँ पर कह दी है। FSSAI के भी सर मैंने यहाँ पे पहले बताया कि जो सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है उसकी जांच करने के लिए ये 2 NFSU और FSSAI हमने उसके लिए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है। सौगाता दा ने कहा कि कोच भी रिस्पॉन्सिबल, और बाकियों ने भी कहा निश्चित तौर पर जहाँ कोच ने खिलाड़ी को भ्रमित करके उसको कुछ ऐसा सब्सटेंस लेने की बात कही होगी जो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इसमें कोई कमी ना हो। कैच देम यंग की बात प्रसूंदा ने यहाँ पर कही। खेलो इंडिया की शुरुआत ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए की थी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है सर कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जब हुआ तो 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने उसमें भाग लिया, जो दुनिया के सबसे बड़े यूथ गेम्स के रूप में एक दुनिया भर में खड़ा हुआ है। इसी तरह से ही यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 5,000 खिलाड़ी और एथलीट्स ने भाग लिया, जो दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी गेम्स में से एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत में बनकर तैयार हुआ है। यही नहीं, भर्तृहरि मेहताब जी ने भी कुछ विषय यहाँ पर उठाए थे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जग जाहिर ना हो। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, डेटा प्राइवेसी के बारे में हम लोग बहुत गंभीर भी हैं और ये डिपार्टमेंट के पास ही रहेगा। जो प्रोटोकॉल जो पूरी दुनिया भर में फॉलो किए जाते हैं, हम भी भारत में उसको फॉलो करेंगे और किसी एथलीट का कोई भी डेटा किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसको केवल जिस एजेंसी के साथ हमें शेयर करना केवल वहीं पर करेंगे और कहीं पर ना करने की नौबत नहीं आएगी। जहाँ तक रिमूवल ऑफ DG की बात आपने क्लॉज 14(3), 15(1) और 15(8) में कही है, उसको मॉडिफाई करके हमने क्लॉज 14(4) में इसको उसका प्रावधान किया है ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, क्लॉज 11 और 12 में अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात बार बार आई, तो इस पर मैं केवल इतना ही कहूँगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रटे एंड एंड्योरेंस टू द बिल, minute details are not laid down in the bill but will take care of that in the rules and regulation and will ensure that that will happen. However, the clause 29 provides for the subordinate legislation on all those aspects and all the concerns and suggestions of the parliamentary standing committee as well as the honorable member will be duly considered while framing the rules and regulation. As I rightly said earlier, the board, NADA and the NDTL डिसिप्लिनरी एंड द एजुकेटिंग पैनल, सर इसके लिए रूल्स बनाते समय हम सारे सुझावों को उसमें प्रयास करेंगे कि उनको वहाँ पर ध्यान रखा जाए। एक और माननीय सांसद ने कहा था कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार ही इसको किया जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ हमने इसका स्ट्रक्चर हो या कानूनी प्रावधान जो किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी वाडा, यूनेस्को के प्रावधान, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दुनिया भर के देशों के जो कानून अब तक बने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इसको तैयार किया गया है। एडजुडिकेशन की सर बात की गई, डिसिप्लिनरी पैनल
और अपील पैनल, ये दो इसलिए अलग अलग बनाए गए हैं कि 3-3 मेंबर की एक कमेटी होगी और उस पर भी जो 3 लोग होंगे, जैसे लीगल मेंबर, मेडिकल मेंबर और स्पोर्ट्स मेंबर होगा, तो 3 मेंबर की एक कमेटी होगी। तो 15 मेंबर जब हैं तो 5 ऐसे पैनल बन सकेंगे, तो खिलाड़ियों को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अपील पैनल पर भी 3-3 मेंबरी कमेटी है और उसके भी 3 बेंच होंगे, ताकि समय रहते खिलाड़ियों को न्याय भी मिल सके। इसलिए मैंने कहा ये बिल खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है, खिलाड़ियों के हितों के लिए है और खिलाड़ियों के हितों के संरक्षण करने के लिए ही हमने इसको किया है। और सर थोड़ा सा और लास्ट वर्ड सर 5 मिनट और दे दीजिए। लास्ट जो खेलते हैं ना पारी, खिलाड़ियों के लिए है, फिर अंतिम पारी। सर इंडिपेंडेंस की बात कही गई तो स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बनाया गया है। सर इसको बजट का प्रावधान भी किया और इसको खुद हमें केवल बजट का ही प्रावधान करना अपनी ओर से, खर्चा करने का काम भी वाडा का ही है, सॉरी नाडा का ही, नाडा बोर्ड का और नाडा का और एनडीटीएल का ही है। सर क्लियर टर्म्स जो है इसके टेन्योर के लिए 3 साल दिया गया है और अगर इसको बढ़ाना तो उसका प्रावधान भी किया गया डीजी नाडा के लिए और बाकी अधिकारियों के लिए। सर बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को एक्सपैंड या एनहांस करना तो अधिकार भी उनको ही दिए गए हैं और सर्च और सीजर के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं ताकि वो काम खुलकर पूरी क्षमता के साथ कर सकें। सर टेस्टिंग सप्लीमेंट्स के लिए जो मैंने पहले कहा, वाडा कोड और यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड सेट करने हो, हमने उसका भी प्रावधान यहाँ पर किया है। यही नहीं सर, डेटा की मैंने पहले बात कह दी कि उसको केयरफुली हम प्रोटेक्ट भी करेंगे और प्राइवेसी और एथलीट्स को भी रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जेम्स का, वो भी सारा आ ही गया है क्योंकि बार बार कुछ रिपीट्स हुए थे। सर एक विषय यहाँ पर आया है कि जो वेरियस पैनल्स और कमेटीज़ होंगे उनका हाउ विल दे कंडक्ट देयर बिजनेस, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सर ये भी ले डाउन कर दिए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को अपील पर जाने से पहले वो सारा प्रावधान वहाँ पर होगा और इसको पूरा इसका ध्यान रखा जाएगा। यही नहीं सर, इसको सर टोटल मेडल्स की बात यहाँ पर की गई सर और कुछ बजट की बात भी यहाँ पर की गई। मुझे लगता है कुछ जानकारी सदन की गलत कुछ सदस्यों की थी तो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जैसे मेडल भी कम हो गए और खेल का बजट भी कम हो गया। सर ऐसा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनानी तो आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री जी फ़ोटो क्यों खिंचवाते हैं, लेकिन सर उन खिलाड़ियों से पूछिए, क्योंकि मैं तो जब ओलंपिक्स में खेल कर खिलाड़ी आए या वहाँ पर खेल भी रहे थे या पैरालंपिक्स के थे सर किसी भी देश के खिलाड़ी से पूछिए, दुनिया के शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा हो जो देश के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में जाने से पहले और आने के बाद उनका स्वागत भी करता, उनका मनोबल भी बढ़ाता। सर इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं सभी माननीय सांसद भी अपने यहाँ के खिलाड़ियों को सम्मानित भी करें, खेलों का आयोजन भी करें और खेलों की सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास भी करें। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध रहेगा सर, मैं इस पर कोई राजनीतिक, क्योंकि किसी माननीय सांसद ने भी नहीं यहाँ पर की, 1-2 को छोड़कर उनको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन सर 886 नहीं सर, ना मैं उन सांसद को छोड़ सकता हूँ ना वो राजनीति को छोड़ सकते हैं। सर 2013-14 में सर खेलों का बजट 874 करोड़ रुपया बजटरी एस्टीमेट था सर। 2022-23 में बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हो गया है। और यही नहीं सर, अगर आप देखेंगे तो उस समय भी जो 2010 से लेकर 2015 तक सर 62 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए, जबकि 2017 से 2022 तक 300 प्रोजेक्ट खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मंजूर किए गए, जो 5 गुना ज़्यादा है। यही नहीं सर, उस समय 2010 से 2015 तक 342 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। अब उसको बढ़ाकर 2753 करोड़ रुपया किया गया है। सर कहाँ 342 करोड़, कहाँ 2753 करोड़ रुपया। सर हम सबको खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम खेलों का बजट बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि खेल राज्य का विषय है, राज्यों को करना है। केंद्र सरकार तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लाकर वहाँ पर भी 100 करोड़ रुपया
एलीट एथलीट्स पर खर्च करती है, जो मेडल जीतने की क्षमता रखती है, या जो डेवलपमेंट एथलीट्स भी होंगे सर, उनके रहने का, खाने पीने का, उनका ट्रेनिंग देश और दुनिया भर में भी पार्टिसिपेट करने का पूरा खर्चा मोदी सरकार ही वहन करती है और आगे भी करेगी सर, हम आगे भी करना। दूसरा सर, मुझे लगता है कि कुछ बात यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स की गई, 3000 एथलीट्स को सर हम प्रावधान किया है और देते भी हैं आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस, लगभग 1,20,000 रुपया साल का हम 3000 खिलाड़ियों को देते हैं। ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के खिलाड़ियों के अलावा है। और जो स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं सर, उसको मैं एक 193 में चर्चा, उसमें बाकी सारा उपलब्धियों वाला अलग से बता दूंगा। लेकिन सर माननीय सदस्य बड़े जागरूक हैं, तो 193 की जो चर्चा पिछले सत्र में बाकी थी उसको कंटिन्यूस आगे करेंगे, उसको कर लेंगे सर। लेकिन बस सर मैं दो इसी को लेके सर, बस बिल के रिप्लाई पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ सर। 2-3 इश्यूज यहाँ पर आए। अब और बोलो आप। नहीं दानिश अली जी को परेशान करने हैं। यहाँ पर सर 2-3 विषय आए। एक विषय बीच में निशिकांत दुबे जी ने उठाया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, क्योंकि हम सब ने ये तय किया था कि यहाँ पर कोई भी किसी राजनीति नहीं करेगा, और सभी मान्य सदस्यों ने नहीं भी की। केवल एक सांसद महोदय ने बीच में अपना गुस्सा कहीं पे चुनाव हारने का यहाँ पर निकालने का प्रयास किया। मैं उनकी पृष्ठभूमि या बाकी सबके पीछे नहीं जाना चाहूँगा सर, मैंने तो नाम भी किसी का नहीं लिया। आपकी बात आपने बोल ली माननीय मंत्री जी, कोई रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा, माननीय मंत्री जी के अलावा कोई रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा। चलिए सर, एक समय ऐसा था कि कुछ लोग सर जो चुनाव अपनी संस्थाओं के न जीत पाए, भड़ास कहीं और कर निकालें। मेरा केवल इतना कहना है, हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए सब इकट्ठे मिलकर अपनी ताकत लगाएं। चुनाव हार जीत होती है सर, वो होगा, मुझे उस पर नहीं कहना, क्योंकि पूरे सदन का माहौल बहुत अच्छा था। पिछली बार भी 193 में कुछ लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया। हमें देश में सर, क्योंकि सर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये बिल खेलों के और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए है, और ये लगातार सर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो सिल्वर मेडल जीतने के से लेके बाकी गोल्ड मेडल जीतने का काम हुआ है सर, ये अच्छी दिशा में काम हो रहा है। सभी राज्यों की सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं। बहुत सारे माननीय सांसदों ने भी सांसद खेल प्रतिस्पर्धा करवाई, बहुत सारे विधायकों ने भी अपने यहाँ पर खेलों के टूर्नामेंट कराए। हम सब इकट्ठे मिलकर खेलों को आगे बढ़ाएं और नाडा के माध्यम से एंटी डोपिंग गतिविधियों पर भी हम आगे इसको बढ़ाने का काम करें, ताकि डोपिंग मुक्त भारत और खेल हो। इस दिशा में हम कदम उठाएंगे। आप सब ने अपना सहयोग दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार